Hello everyone, I welcome all the students in our YouTube channel यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइव प्रोसेस। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है और ये लाइव प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। लाइव प्रोसेस चैप्टर के फर्स्ट पेज में 3 पैराग्राफ हैं और इन 3 पैराग्राफ में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन कैसे करना है इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले अगर लिविंग क्रिएचर का डेफिनीशन पूछा जाए तो इसको डिफ़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो इनको डिफ्रेंशिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है और जितना डिफ़िकल्ट टास्क लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क लाइफ को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करना है। अब ऐसा क्यों है इसको हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि काऊ, डॉग या मैन, और आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि इनमें ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये लिविंग है, तो आप कहेंगे ब्रीदिंग। नो डाउट ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बताए ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं? तो प्लांट्स में तो ब्रीदिंग नहीं होता है। तो फिर आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में लीफ का कलर ग्रीन होता है और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लिविंग है। लेकिन बहुत से ऐसे दूसरे प्लांट्स हैं जिनमें लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है, या बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है। तब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आप कह देंगे कि रिप्रोडक्शन ये वो कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। लेकिन जो म्यूल होता है यानी कि खच्चर होता है वो स्टेराइल होता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो बीज होती हैं मधुमक्खी, तो उसमें जो वर्कर बीज होती हैं उसमें क्वीन और वर्कर इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। इसी तरह से ह्यूमंस में भी कुछ इनफर्टाइल होते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है इनसे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप रिप्रोडक्शन को बेसिस बनाओगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेफिनीशन के लिए तब दिक्कत आ जाएगी कि इन्हें हम कैसे लिविंग बोल दें। तब आप कह सकते हैं कि विजिबल मूवमेंट अगर हो रही है, क्योंकि म्यूल हो या वर्कर बीज हो या ह्यूमंस हो, इन सब में मूवमेंट होती है, हम देख सकते हैं। इनमें ग्रोथ भी होता है, हम ये भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि जो माउंटेन्स होते हैं जैसे हिमालय है, तो हिमालय का हाइट अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आप ये कहते हो कि मूवमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है तो हिमालय में भी ग्रोथ हो रहा है। विजिबल मूवमेंट, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं माउंटेन्स में, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर से आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि विजिबल मूवमेंट या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को। तब थोड़ा और आगे अगर आप बढ़ोगे तब आप कहोगे कि मेटाबॉलिज्म वो फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है? तो वो रिएक्शंस जिसमें एक बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक। आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैटा मतलब काट दिया, और काट दिया तो छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए। एनाबॉलिज्म इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कंबाइन होकर के बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि 2 तरह के रिएक्शंस होती हैं, एक जिसमें कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक जिसमें कि बिगर मॉलिक्यूल बनता है। इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, उन सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। सबकी बॉडी में हर एक सेल के अंदर ये रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी भी लिविंग बीइंग का एसेंशियल फीचर है?
तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा। हम टेस्ट ट्यूब में किसी रिएक्शन को परफॉर्म करके आइसोलेटेड सिस्टम बना के, यानी कि एक ऐसा कंटेनर जिसमें कि बाहर से हीट अंदर ना जा सके और अंदर की हीट बाहर ना जा सके, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह का अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दे तो वहाँ भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कराई जा सकती हैं। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप कुछ केमिकल डाल देते हो तो वो लिविंग तो नहीं हो गया, लेकिन वहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूर चल रही है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सके। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, अगर हम इस क्राइटेरिया को मान ले कि ये वो क्राइटेरिया है जिससे आप कहो कि लिविंग फीचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमने फीचर ढूंढ लिया, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। जब कोई भी इंसान कोमा में चला जाता है तब उसके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो एनवायरनमेंट को सेंस कर पाए। अब अगर आप ये कहो कि नहीं भाई, अब हम फाइनल एक लास्ट पॉइंट अपने पास बचा है, और वो है कि इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कि जो इंसान कोमा में गया है उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन तो चल रहा है, हार्ट बीटिंग भी हो रही है। तो यानी कि इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो हम नहीं देख सकते हैं और बॉडी की सेल्स के अंदर चल रहा है, तो ये वो फीचर है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये क्रिएचर अभी भी लिविंग है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फिर आ जाएगी, और वो ये है कि जो वायरस होते हैं, वायरस जब तक किसी होस्ट बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं तब तक उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए और हर पॉइंट के बाद मैंने उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्सेप्शन या कोई ऐसा लॉजिक दे दिया जिससे कि आप हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाँ, ये भी नहीं हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और इतना ही डिफ़िकल्ट टास्क है लाइफ को डिफाइन करना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के फर्स्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन दी हुई है, इसको देखते हैं। लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग दियर स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो भी लिविंग क्रिएचर होगा उसमें ये फीचर ज़रूर होगा कि वो अपने बॉडी पार्ट्स का रिपेयरिंग करे और उसे मेंटेन करके रखे। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. अब क्योंकि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये किससे बने होते हैं, फाइनली अगर आप और डीप में जा कर के देखो तो ये मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। तो इसका मतलब अगर रिपेयरिंग करना है और उसको मेंटेन करके रखना है, तो मेंटेनेंस का अगर काम चलेगा तो जिन मॉलिक्यूल से वो बना हुआ स्ट्रक्चर, उन मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट भी होगी। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद हम एक जनरल डेफिनेशन बना सकते हैं लिविंग थिंग की। तो वो देखिए कैसे है। लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर आप लिविंग थिंग्स में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख के देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि अमीबा जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। कैसे मॉलिक्यूल्स? तो मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आगे क्या है? विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। और ये चाहे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर, इन दोनों को ही क्या करना होगा? ग्रोथ करना होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होंगी, यानी वही एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, और साथ ही साथ ये रिप्रोड्यूस भी कर रहे होंगे। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो अभी हमने आपको ये बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग को वैसे तो डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी अगर एक जनरल डेफिनेशन बनानी हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट पॉइंट है, अ लिविंग थिंग हैज़ अ सेल्फ बिल्ट
ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यानी कि हार्ट का सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जैसे कि किडनी हो गया, और इसी तरह से नर्वस सिस्टम भी है। और ये सब कैसे हैं? सेल्फ बिल्ट हैं। ऐसा नहीं होता है कि लीवर को ब्लड हमें देना पड़े, अपने आप ब्लड लीवर के पास चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमें लीवर को फूड देना पड़े, फूड अपने आप चला जाता है। तो ये मतलब हुआ सेल्फ बिल्ट का। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हार्ट हो या लीवर हो या किडनी हो, इन सब में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आगे जब हम चैप्टर्स देखेंगे तो इसके बारे में पता करेंगे। दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल से ये डिफरेंट है। ये फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो गया क्योंकि ये सेल्फ बिल्ट है। लेकिन ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। फिर सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अगर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट क्या करता है? प्लांट बाहर से रॉ मटेरियल लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स मटेरियल में। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स परफॉर्म ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है। मतलब कि अगर बॉडी का कोई पार्ट है या क्लस्टर ऑफ सेल्स है, तो ये जो सेल्स हैं या बॉडी का जो पार्ट है, इसका जो फंक्शन है जब वो डिफाइंड हो जाता है तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। यानी कि आपने मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में 9th में पढ़ा है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब बाद में इनका फंक्शन डिफाइन हो जाता है तब हम कहते हैं कि अब इनमें क्या हो गया? डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किनके लिए हैं? लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग में ये सब नहीं होता है। फोर्थ डिफरेंस की बात करें, लिविंग बीइंग्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिपेयर। अब जैसे हमारे बॉडी में अगर बात करें तो लीवर में ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। लीवर डैमेज अगर थोड़ा सा हो भी जाता है तो वो खुद को रिपेयर कर लेता है। इसी तरह से हमारी स्किन में भी होता है, कभी अगर कट वगैरह लग जाए तो अपने आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। इसके बाद फिफ्थ डिफरेंस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो इसके बारे में भी अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोई भी लिविंग क्रिएचर हो उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वह एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करेगा। प्लांट्स में भी जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था। बाकी आप एनिमल्स में तो देख ही सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब नहीं होता है। फिर डिफरेंस नंबर 6 है, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। यानी कि आप अपने आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सब का आपको एज, एवरेज एज कितना है वो पता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। इसके बाद डिफरेंस नंबर 7 है, लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। रिप्रोडक्शन होता है और उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स एंड पास ऑन जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के आते हैं। तो ये हो गया कि जीन्स का ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन ये सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। फिर लास्ट डिफरेंस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू इवॉल्व इन टाइम। तो एवोल्यूशन होता रहता है, नए नए वायरस बनते रहते हैं, नए नए स्पीसीज भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में बन जाती हैं। तो ये सब कुछ किसके साथ होता है? लिविंग थिंग्स के साथ होता है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब इस हेडिंग में एनसीईआरटी में जो भी दिया है हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस और प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। दीज प्रोसेसेस को यहाँ कट कर देना है। उसके बाद है, दीज प्रोसेसेस आर नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज एंड परफॉर्मिंग टू देयर डेली एक्टिविटीज़। दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस।
तो देखिए, कोई भी लिविंग क्रिएचर हो वो खुद को सरवाइव अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी या कुछ ना कुछ उसके बॉडी में प्रोसेसेस चलती रहती हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये चलती रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको डैमेज और ब्रेकडाउन इससे बचाया जाए। और इससे बचाने के लिए यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें और उसमें कोई ब्रेकडाउन ना आए, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एनर्जी चाहिए होगी। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको फ्यूल चाहिए होगा। तो हमें अगर अपने किसी भी लिविंग क्रिएचर को अगर अपना जो प्रोसेसेस हैं, जिनको लाइफ प्रोसेसेस हम बोल रहे हैं, अगर उसे कंटिन्यू करके रखना है तो एनर्जी चाहिए होगी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पॉइंट में। अब ये जो एनर्जी है इसको हम फूड के तरह से बाहर से लेते हैं और ये फूड को बॉडी में इनटेक करने का जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब बॉडी साइज भी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होगा तो उसको एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। फिर अर्थ में जितने भी फूड मटेरियल हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? कार्बन बेस्ड हैं। तो इसलिए लास्ट में यहाँ दिया हुआ मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional processes. तो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग तरीके से रहेगा, एनिमल्स के लिए अलग तरीके से रहेगा। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स में। फिर आगे है द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. अब हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो एनर्जी सोर्स होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो अलग है, या टाइगर का अलग है, काऊ का अलग है, तो प्लांट्स का भी अलग है, सबका अलग अलग है। तो उनका जो उस एनर्जी सोर्स से एनर्जी क्रिएट करने का प्रोसेस होगा वो भी अलग होगा। और फूड को बॉडी तक लाने के बाद उसको ब्रेक करके यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने जो फूड लिया उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? जैसे ग्लूकोज में। अगर कार्बोहाइड्रेट हमने लिया तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज इसको कहाँ भेजा जाएगा? तो इसे ब्लड के थ्रू बॉडी के हर पार्ट्स में भेजा जाएगा और वहाँ जा कर के बॉडी की हर एक सेल में ग्लूकोज जा कर के करने क्या वाला है? तो वहाँ इससे हमें प्रोड्यूस करनी है एनर्जी। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए होंगी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। अब ये रिएक्शंस कैसे होंगी ये हम आगे देखने वाले हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिडक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। और जितनी भी रिएक्शंस होंगी ये कैसी होंगी? रिडॉक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहा होगा। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एज ए सोर्स यूज करते हैं बॉडी के बाहर से। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breakdown of food sources for cellular needs. हमने जो ग्लूकोज बॉडी के हर पार्ट्स में भेज रखा है उस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और इस ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक सिस्टम। तो इसके लिए सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोल देंगे? रेस्पिरेशन। तो हमने अभी तक दो लाइव प्रोसेसेस देख ली, एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेगा कि इसका मेथड क्या रहे। जैसे अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में
पूरे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सरफेस है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो इसलिए यहाँ गैस का जो एक्सचेंज होगा, क्योंकि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनने वाला है, CO2 गैस। तो बाहर से लिया ऑक्सीजन और बाई प्रोडक्ट बन रहा है CO2। तो इस CO2 को बाहर भी निकालना होगा, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, CO2 को बाहर निकालना है। तो ये काम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल डिफ्यूज़न से हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे में, क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। स्किन में जो सेल्स हैं वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं, जो मसल्स की सेल्स हैं, जो बोन की सेल्स हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं। अब क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं हैं, तो वहाँ तक हमें इस ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। तो इसलिए केवल डिफ्यूज़न से, सिंपल डिफ्यूज़न से बात नहीं बन पाएगी। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform। तो होता क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बॉडी सिस्टम्स होते हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues। तो बिल्कुल, चाहे फूड का अपटेक हो या ऑक्सीजन, इन दोनों के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। यानी कि फूड को एब्जॉर्व करने की जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, वो अलग तरीके की हैं, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने वाली जो सेल्स हैं वो अलग तरीके की हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transportation system। अब जो एनर्जी बन गया है उस एनर्जी को बाकी जो पार्ट्स हैं, जहाँ बना है वहाँ से बाकी पार्ट्स में पहुँचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body, but could even be harmful। अब हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया, ग्लूकोज को ब्रेक किया और बाई प्रोडक्ट क्या बनाया, CO2, और साथ में एनर्जी भी बनी। तो एनर्जी तो अपने काम की है, लेकिन CO2 तो काम का है नहीं। तो ये न केवल हमारे लिए यूजलेस है बल्कि ये हार्मफुल भी होगा। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और अब इसे बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम है और उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये जो प्रोसेस हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue। तो हमारे जो किडनीज हैं, लंग्स हैं और स्किन, ये सब क्या हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये सब कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है NCERT के टॉपिक वाटर लाइफ प्रोसेसेस, इस टॉपिक में लाइन टू लाइन डिस्कशन करने के बाद पता चला कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं हमने जो अभी तक स्टडी की, उनमें से नंबर 1 था न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने बात की रेस्पिरेशन की, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब इस चैप्टर में यही जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इन्हीं को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में से सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, इनका तो डायरेक्ट आंसर अभी हमने डिस्कस कर लिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो हमने जो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस देखा था, वहाँ पे लिविंग के कौन कौन से लिविंग क्रिएचर होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए, वहाँ पे हमने देख लिए थे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ।
तो यही जो ऊपर हमने अभी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं यही होती हैं एसेंशियल। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो ऊपर डायरेक्ट हमारे डिस्कशन में ही आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो देखिए क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में केवल डिफ्यूजन प्रोसेस अगर ऑक्सीजन इनटेक के लिए यूज़ करें तो ये हमारे लिए इनसफिशिएंट होगा। क्यों? तो देखिए इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारी बॉडी की हर एक सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डिफ्यूज़न प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम ये मान भी लें कि ऐसा हो कि ऑक्सीजन जो स्किन में सेल्स हैं पहले वहाँ सिंपल डिफ्यूज़न से आ जाए, फिर वो सेल्स सिंपल डिफ्यूज़न से ही अगले जो हमारे जो नेक्स्ट लेयर में जो सेल्स हैं उनको भेज दिया जाए, फिर वो सेल्स उसी ऑक्सीजन को सिंपल डिफ्यूज़न से अगली लेयर में भेज दें। अगर ये मान भी लिया जाए कि ऐसा हो, तो ये एस्टिमेट किया गया है कि इसमें कम से कम 3 साल लग जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूज़न कितना स्लो प्रोसेस है। तो हम कहेंगे कि 2 रीज़न यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से ये रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है वो पूरी नहीं हो पाएगी अगर केवल डिफ्यूज़न को मान लिया जाए तो। पहला क्या है कि सारी सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और नंबर 2 रीज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली द सेल्स प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये पहली बात आ गई विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। द अदर सेल्स एंड द इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये पहली वाली बात ही चल रही। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अ पीरियड ऑफ 3 years। ये दूसरी बात आ गई कि डिफ्यूज़न बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट पे बात करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने ऊपर देखा था डिस्कशन में कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए बाहर से जो एनर्जी सोर्स लेते हैं यानी कि फूड, वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये सब किसको चाहिए होते हैं? ये सब ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स को चाहिए होते हैं। आप अपने चारों तरफ जितने प्लांट्स देख रहे हो वो ये 3 रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम हो गए और दूसरे एनिमल्स हो गए, इन्हें क्या चाहिए होता है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि हम जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फिर इसके अलावा ऑक्सीजन टू बी यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, दोनों ही ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इस तरह से 3 तरह का रॉ मटेरियल हमने बता दिया कि कोई भी लिविंग क्रिएचर यूज़ करेगा। तो लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको पूरे डिस्कशन में किसी भी जगह कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।